न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। देखेंगे खबरों को, पर पहले डाल लेते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। यूपी में संभल शहर में चौकसी के साथ बड़ी जामा मस्जिद की निगरानी। रानी नांगल गांव के 60 गोदामों में भीषण आग, लपटों से आसमान लाल। 2 किलोमीटर दूर से दिखा भयानक बंद। सराय काले खां के पुनर्विकास के लिए बाधा हुई दूर, एक जगह मिलेगी बस ट्रेन, मेट्रो और नमो भारत। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं खबरों को विस्तार से। संभल में जामा मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज होने के बाद संभल में एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च किया और लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील। साथ ही कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दे, जिससे सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी का कहना है कि जामा मस्जिद पर निगरानी बढ़ाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स तैनात पहले से है। पीएसी और आरआरएफ की कंपनी भी शहर में एहतियाती तौर पर तैनात है। मामला कोर्ट में है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखने की चाहिए। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। 19 नवंबर 2024 को चंदौसी जिला अदालत में स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे कराए जाने के लिए वादा दायर किया गया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश किए गए, साथ ही कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम को इस सर्वे के लिए पहुंच गए। डीएम और एसपी की मौजूदगी में पहले दिन सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा नहीं होने की बात रमेश सिंह राघव ने कही। संभल में एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च किया और लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील। साथ ही कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दे, जिससे सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी का कहना है कि जामा मस्जिद पर निगरानी बढ़ाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स तैनात पहले से है। पीएसी और आरआरएफ की कंपनी भी शहर में एहतियाती तौर पर तैनात है। मामला कोर्ट में है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखने की चाहिए। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। 19 नवंबर 2024 को चंदौसी जिला अदालत में स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे कराए जाने के लिए वादा दायर किया गया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश किए गए, साथ ही कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम को इस सर्वे के लिए पहुंच गए। डीएम और एसपी की मौजूदगी में पहले दिन सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा नहीं होने की बात रमेश सिंह राघव ने कही। संभल में एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च किया और लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील। साथ ही कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दे, जिससे सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी का कहना है कि जामा मस्जिद पर निगरानी बढ़ाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स तैनात पहले से है। पीएसी और आरआरएफ की कंपनी भी शहर में एहतियाती तौर पर तैनात है। मामला कोर्ट में है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखने की चाहिए। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। 19 नवंबर 2024 को चंदौसी जिला अदालत में स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे कराए जाने के लिए वादा दायर किया गया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश किए गए, साथ ही कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम को इस सर्वे के लिए पहुंच गए। डीएम और एसपी की मौजूदगी में पहले दिन सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा नहीं होने की बात रमेश सिंह राघव ने कही। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भोजपुर के ग्राम रानी नांगल में सोमवार शाम पुराने कपड़ों के करीब 60 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लपटे और धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगा। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती गई और एक एक कर सभी गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे में लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की सूचना पर मुरादाबाद, रामपुर, टांडा और
और ठाकुर द्वारा से फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देर रात तक आगे बुझाने का अभियान चलता रहा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब उसे पूरी तरह बुझाने के लिए प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार शाम करीब 7 बजे एक गोदाम से धुआं निकलता दिखा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप से ले लिया और 60 से ज्यादा गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग की लपटें तेजी से फैलती गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगा। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती गई और एक एक कर सभी गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे में लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की सूचना पर मुरादाबाद, रामपुर, टांडा और ठाकुर द्वारा से फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देर रात तक आगे बुझाने का अभियान चलता रहा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब उसे पूरी तरह बुझाने के लिए प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार शाम करीब 7 बजे एक गोदाम से धुआं निकलता दिखा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप से ले लिया और 60 से ज्यादा गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग की लपटें तेजी से फैलती गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगा। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती गई और एक एक कर सभी गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे में लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की सूचना पर मुरादाबाद, रामपुर, टांडा और ठाकुर द्वारा से फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देर रात तक आगे बुझाने का अभियान चलता रहा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब उसे पूरी तरह बुझाने के लिए प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार शाम करीब 7 बजे एक गोदाम से धुआं निकलता दिखा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप से ले लिया और 60 से ज्यादा गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग की लपटें तेजी से फैलती गई। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेट्रो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और भारतीय रेलवे की सुविधा एक जगह देने के लिए विकसित हो रहा सराय काले खां स्टेशन का काम अब तेजी से होगा। इस स्टेशन को विकसित करने के लिए बाधा बन रही जमीन की समस्या को सुलझा लिया गया है। अभी तक ये जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जमीन के हिस्से को एनसीआरटीसी को सौंपने की मंजूरी दे दी। इस जमीन का हिस्सा करीब 2.5 एकड़ का है। इस हिस्से को स्टेशन के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन के अभाव में स्टेशन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सराय काले खां के पुनर्विकास की बाधा दूर हो गई है। जमीन मिलने के बाद टर्मिनल को आईआरटीएस नेटवर्क के साथ एकीकरण किया जा सके। एलजी ने सराय काले खां में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड भूमि पार्सल के आवंटन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को एनओसी दे दी है। एनओसी परियोजना के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से 2.5 एकड़ के भूमि पार्सल से संबंधित है। सराय काले खां स्टेशन का काम अब तेजी से होगा। इस स्टेशन को विकसित करने के लिए बाधा बन रही जमीन की समस्या को सुलझा लिया गया है। अभी तक ये जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जमीन के हिस्से को एनसीआरटीसी को सौंपने की मंजूरी दे दी। इस जमीन का हिस्सा करीब 2.5 एकड़ का है। इस हिस्से को स्टेशन के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन के अभाव में स्टेशन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सराय काले खां के पुनर्विकास की बाधा दूर हो गई है। जमीन मिलने के बाद टर्मिनल को आईआरटीएस नेटवर्क के साथ एकीकरण किया जा सके। एलजी ने सराय काले खां में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड भूमि पार्सल के आवंटन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को एनओसी दे दी है। एनओसी परियोजना के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से 2.5 एकड़ के भूमि पार्सल से संबंधित है। सराय काले खां स्टेशन का काम अब तेजी से होगा। इस स्टेशन को विकसित करने के लिए बाधा बन रही जमीन की समस्या को सुलझा लिया गया है। अभी तक ये जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जमीन के हिस्से को एनसीआरटीसी को सौंपने की मंजूरी दे दी। इस जमीन का हिस्सा करीब 2.5 एकड़ का है।
इस हिस्से को स्टेशन के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन के अभाव में स्टेशन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल सराय कालेखां के पुनर्विकास की बाधा दूर हो गई है। जमीन मिलने के बाद टर्मिनल को IRTS नेटवर्क के साथ एकीकरण किया जा सके। LG ने सराय कालेखां में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड भूमि पार्सल के आवंटन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को NOC दे दी है। ये NOC परियोजना के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से 2.5 एकड़ के भूमि पार्सल से संबंधित है। और अब देखते हैं अगली खबर। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह मंगलवार को इंदौर में शाही अंदाज में होने वाले कैबिनेट बैठक में नजर नहीं आएंगे। देर रात तक इंदौर में ज्यादातर कैबिनेट मंत्री इंदौर पहुंच चुके थे, लेकिन मंत्री शाह नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वे इस वक्त दिल्ली में है। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित बैठक में शाह की मौजूदगी कांग्रेस को एक मुद्दा दे सकती है, इसलिए वे खुद भी आने से बच रहे। उधर कैबिनेट बैठक का एजेंडा भी उन्हें नहीं दिया गया। इंदौर में कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र शुक्ल पहुंच गए थे। मंत्री विजय शाह के इंदौर में समर्थकों ने बताया कि उनके पास शाह के इंदौर आने की कोई सूचना नहीं थी। इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वे इस मामले में आरोपी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मानपुर में दिए आपत्तिजनक भाषण के बाद शाह ने 2 बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाषण को गलत बताया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक SIT भी गठित की गई है। देर रात तक इंदौर में ज्यादातर कैबिनेट मंत्री इंदौर पहुंच चुके थे, लेकिन मंत्री शाह नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वे इस वक्त दिल्ली में है। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित बैठक में शाह की मौजूदगी कांग्रेस को एक मुद्दा दे सकती है, इसलिए वे खुद भी आने से बच रहे। उधर कैबिनेट बैठक का एजेंडा भी उन्हें नहीं दिया गया। इंदौर में कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र शुक्ल पहुंच गए थे। मंत्री विजय शाह के इंदौर में समर्थकों ने बताया कि उनके पास शाह के इंदौर आने की कोई सूचना नहीं थी। इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वे इस मामले में आरोपी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मानपुर में दिए आपत्तिजनक भाषण के बाद शाह ने 2 बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाषण को गलत बताया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक SIT भी गठित की गई है। देर रात तक इंदौर में ज्यादातर कैबिनेट मंत्री इंदौर पहुंच चुके थे, लेकिन मंत्री शाह नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वे इस वक्त दिल्ली में है। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित बैठक में शाह की मौजूदगी कांग्रेस को एक मुद्दा दे सकती है, इसलिए वे खुद भी आने से बच रहे। उधर कैबिनेट बैठक का एजेंडा भी उन्हें नहीं दिया गया। इंदौर में कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र शुक्ल पहुंच गए थे। मंत्री विजय शाह के इंदौर में समर्थकों ने बताया कि उनके पास शाह के इंदौर आने की कोई सूचना नहीं थी। इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वे इस मामले में आरोपी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मानपुर में दिए आपत्तिजनक भाषण के बाद शाह ने 2 बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाषण को गलत बताया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक SIT भी गठित की गई है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। MCD में आप से अलग हुए 15 पार्षदों की इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और भाजपा के बीच वार्ड समितियों के चुनाव के लिए गठबंधन होने की संभावना है। उनके बीच खासकर रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन की वार्ड समितियों के चुनाव को लेकर बातचीत शुरू हो गई। भाजपा और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के बीच गठबंधन होने पर आप के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो 3 वार्ड समिति से बेदखल हो सकती है। रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन ऐसे ही जहां 15 पार्षदों की पार्टी छोड़ने से आपका बहुमत या तो कमजोर हो गया है या फिर पूरी तरह खत्म हो चुका है। 3 जोन में से 2 में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और 1 में भाजपा के चुनाव लड़ने की संभावना है। रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत नहीं रहा या कांग्रेस के 2 पार्षदों के हाथ में सत्ता की चाबी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्षदों के भाजपा के बजाय इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए भाजपा इस वार्ड समिति को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को दे सकती है।
दक्षिणी जोन में आम आदमी पार्टी बहुमत खो चुकी है या उसके पास केवल 10 पार्षद बचे हैं, जबकि भाजपा और अन्य दलों के पार्षदों की संख्या भी 10 ही है। गत वर्ष इसी जोन में भाजपा ने आप के कुछ पार्षदों से क्रॉस वोटिंग कराकर समिति में अपनी स्थिति मजबूत की थी। इस बार भी भाजपा को इसी रणनीति से लाभ मिलने की संभावना है। इस वार्ड समिति का भाजपा अपने खास रखने के पक्ष में है। वहीं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को भी भाजपा की मांग पर कोई आपत्ति नहीं बताई जा रही है। पश्चिमी जोन की वार्ड समिति में आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त है। यहाँ आपके पास बहुमत का आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये बढ़त केवल एक पार्षद की है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का दावा है कि वो आपके पार्षदों में तोड़ फोड़ कर समीकरण बदल सकती है और वो वार्ड समिति पर दावा प्रस्तुत कर सकती है। उनके बीच खासकर रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन की वार्ड समितियों के चुनाव को लेकर बातचीत शुरू हो गई। भाजपा और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के बीच गठबंधन होने पर आपके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो 3 वार्ड समिति से बेदखल हो सकती है। रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन ऐसे ही जहां 15 पार्षदों की पार्टी छोड़ने से आपका बहुमत या तो कमजोर हो गया है या फिर पूरी तरह खत्म हो चुका है। 3 जोन में से 2 में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और 1 में भाजपा के चुनाव लड़ने की संभावना है। रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत नहीं रहा या कांग्रेस के 2 पार्षदों के हाथ में सत्ता की चाबी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्षदों के भाजपा के बजाय इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए भाजपा इस वार्ड समिति को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को दे सकती है। दक्षिणी जोन में आम आदमी पार्टी बहुमत खो चुकी है या उसके पास केवल 10 पार्षद बचे हैं, जबकि भाजपा और अन्य दलों के पार्षदों की संख्या भी 10 ही है। गत वर्ष इसी जोन में भाजपा ने आप के कुछ पार्षदों से क्रॉस वोटिंग कराकर समिति में अपनी स्थिति मजबूत की थी। इस बार भी भाजपा को इसी रणनीति से लाभ मिलने की संभावना है। इस वार्ड समिति का भाजपा अपने खास रखने के पक्ष में है। वहीं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को भी भाजपा की मांग पर कोई आपत्ति नहीं बताई जा रही है। पश्चिमी जोन की वार्ड समिति में आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त है। यहाँ आपके पास बहुमत का आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये बढ़त केवल एक पार्षद की है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का दावा है कि वो आपके पार्षदों में तोड़ फोड़ कर समीकरण बदल सकती है और वो वार्ड समिति पर दावा प्रस्तुत कर सकती है। उनके बीच खासकर रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन की वार्ड समितियों के चुनाव को लेकर बातचीत शुरू हो गई। भाजपा और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के बीच गठबंधन होने पर आपके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो 3 वार्ड समिति से बेदखल हो सकती है। रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन ऐसे ही जहां 15 पार्षदों की पार्टी छोड़ने से आपका बहुमत या तो कमजोर हो गया है या फिर पूरी तरह खत्म हो चुका है। 3 जोन में से 2 में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और 1 में भाजपा के चुनाव लड़ने की संभावना है। रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत नहीं रहा या कांग्रेस के 2 पार्षदों के हाथ में सत्ता की चाबी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्षदों के भाजपा के बजाय इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए भाजपा इस वार्ड समिति को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को दे सकती है। दक्षिणी जोन में आम आदमी पार्टी बहुमत खो चुकी है या उसके पास केवल 10 पार्षद बचे हैं, जबकि भाजपा और अन्य दलों के पार्षदों की संख्या भी 10 ही है। गत वर्ष इसी जोन में भाजपा ने आप के कुछ पार्षदों से क्रॉस वोटिंग कराकर समिति में अपनी स्थिति मजबूत की थी। इस बार भी भाजपा को इसी रणनीति से लाभ मिलने की संभावना है। इस वार्ड समिति का भाजपा अपने खास रखने के पक्ष में है। वहीं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को भी भाजपा की मांग पर कोई आपत्ति नहीं बताई जा रही है। पश्चिमी जोन की वार्ड समिति में आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त है। यहाँ आपके पास बहुमत का आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये बढ़त केवल एक पार्षद की है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का दावा है कि वो आपके पार्षदों में तोड़ फोड़ कर समीकरण बदल सकती है और वो वार्ड समिति पर दावा प्रस्तुत कर सकती है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को लिपिकीय त्रुटि के सिवाय नहीं बदला जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि जन्म तिथि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय की गई आयु की घोषणा संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी जब तक कि वो सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख में 2 वर्ष के भीतर दर्ज की गई अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता।
सरकार सरकारी सेवक की दर्ज की गई आयु में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कर्मचारियों को ये मौका दिया जाता है कि अगर उनकी जन्म तिथि नियुक्ति के दौरान गलत दर्ज की गई है तो नियुक्ति के 2 साल के भीतर जन्म तिथि में सुधार के लिए विभाग के पास आवेदन किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया है। याचिकाकर्ता ने सेवा रिकॉर्ड में परिवार रजिस्टर के मुताबिक जन्म तिथि में सुधार को लेकर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता वर्ष 1986 में शिक्षा विभाग में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता का मानना था कि चूंकि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि उसकी वास्तविक जन्म तिथि से मेल नहीं खाती, इसलिए प्रतिवादियों को जन्म तिथि को 2 जून 1966 से 17 अगस्त 1969 में दिया जाएगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि जन्म तिथि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय की गई आयु की घोषणा संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी जब तक कि वो सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख में 2 वर्ष के भीतर दर्ज की गई अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता। सरकार सरकारी सेवक की दर्ज की गई आयु में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कर्मचारियों को ये मौका दिया जाता है कि अगर उनकी जन्म तिथि नियुक्ति के दौरान गलत दर्ज की गई है तो नियुक्ति के 2 साल के भीतर जन्म तिथि में सुधार के लिए विभाग के पास आवेदन किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया है। याचिकाकर्ता ने सेवा रिकॉर्ड में परिवार रजिस्टर के मुताबिक जन्म तिथि में सुधार को लेकर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता वर्ष 1986 में शिक्षा विभाग में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता का मानना था कि चूंकि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि उसकी वास्तविक जन्म तिथि से मेल नहीं खाती, इसलिए प्रतिवादियों को जन्म तिथि को 2 जून 1966 से 17 अगस्त 1969 में दिया जाएगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि जन्म तिथि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय की गई आयु की घोषणा संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी जब तक कि वो सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख में 2 वर्ष के भीतर दर्ज की गई अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता। सरकार सरकारी सेवक की दर्ज की गई आयु में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कर्मचारियों को ये मौका दिया जाता है कि अगर उनकी जन्म तिथि नियुक्ति के दौरान गलत दर्ज की गई है तो नियुक्ति के 2 साल के भीतर जन्म तिथि में सुधार के लिए विभाग के पास आवेदन किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया है। याचिकाकर्ता ने सेवा रिकॉर्ड में परिवार रजिस्टर के मुताबिक जन्म तिथि में सुधार को लेकर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता वर्ष 1986 में शिक्षा विभाग में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता का मानना था कि चूंकि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि उसकी वास्तविक जन्म तिथि से मेल नहीं खाती, इसलिए प्रतिवादियों को जन्म तिथि को 2 जून 1966 से 17 अगस्त 1969 में दिया जाएगा। और अब देखते हैं अगली खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया है और विभिन्न क्षेत्रों से 9 प्रसिद्ध लोगों को 3 वर्षों के लिए सदस्य बनाया है। इस संबंध में सूचना जारी की गई है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो स्वयं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने पुनर्गठन और सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में सूचना जारी की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो स्वयं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने पुनर्गठन और सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी और स्वामी अवधेशानंद गिरजी महाराज, प्रोफेसर कैलाश मेहरा साधु, के शर्मा, के.एन. रॉय, मुकेश गर्ग, डॉक्टर शैलेश रैना, डॉक्टर समृद्धि बिंद्रू, सुरेश हावरे, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, इन सदस्यों का चयन उनके सामाजिक, शैक्षिक और सरकारी और धार्मिक योगदान को देखते हुए किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था को सुरक्षित रखने के लिए यह पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS